हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में देखने वाले हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अब वीडियो आप लोग की थोड़ी लंबी होगी, तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उन स्टूडेंट को भी हेल्प मिले। तो चलिए आज की टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, कार्य योजना एवं महत्व के बारे में देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछे ही जाएंगे, तो इस टॉपिक को बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, उसमें वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान ये है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको चलाया कब गया। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए शिक्षा हेतु एक जन आंदोलन है। यानी ये इसका ये मकसद था कि सबको शिक्षित करना है, तो ये सबके लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना चलाया गया, जिसका उद्देश्य विद्यालय गतिविधियों में समुदाय को सक्रिय सहभागिता से सभी समुदाय एवं वर्गों को संतोषप्रद गुणवत्ता उपयोग एवं प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के यानी आय के वर्ग के सभी बच्चों के उपयोगी तथा कोटिपरक शिक्षा प्रदान करना है। यानी जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच में हैं, उनको शिक्षा प्रदान कराना था, तथा यह प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने संबंधित जरूरतों को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई। इसमें यह कहा गया, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सबको शिक्षित करना है। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री में मुफ्त में शिक्षा दी जाए, शिक्षा से उनको जोड़ा जाए। और इसमें ना तो स्त्री पुरुष लड़का लड़की में कोई भेदभाव न हो, इस भेदभाव को समाप्त किया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सारे लोग शिक्षित हो। देखिए, अक्टूबर 1998 में हुई राज्यों की शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर समुदाय की सहभागिता से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान को नवंबर 2000 में मंजूरी दी गई। राजस्थान में यह योजना वर्ष 2001 से 2002 में प्रारंभ शिक्षा की सुदृढ़ीकरण व संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार को 85.15 की भागीदारी से शुरू की गई है। यह राजस्थान में मतलब ये 2001 से 2002 में प्रारंभ हुआ। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, यह भागीदारी 65 से 35 कर दी गई है, यानी 65 संबंध है, 35 कर दी गई है। इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है, यानी इसका जो नोडल एजेंसी है। देखिए, मेन आप लोग टॉपिक ज़रूर याद कर लीजिएगा, यानी ये कब चलाया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था, और इसका नोडल एजेंसी कहाँ है। तो ये नोडल एजेंसी राजस्थान में है। देखिए, इस कार्यक्रम में पूरा देश सम्मिलित है, और इससे 11 लाख शहरों तथा नगरीय क्षेत्रों के 19.2 करोड़ बालक लाभान्वित हो रहे हैं। यानी इससे 11 लाख शहरों नगरीय क्षेत्रों में 19.2 करोड़ बालक लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में 8.5 लाख प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय और 33 लाख शिक्षकों भी इस कार्यक्रम की सीमा में आते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहां विद्यालय सुविधा नहीं है, वहां अतिरिक्त कक्षा कक्ष मूत्रालय, पीने के पानी, रख रखाव अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदान के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों वाले विद्यालयों को कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। मौजूद शिक्षकों की क्षमता को गहन प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री के विकास के लिए अनुदान के प्रावधान और शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के विकास के माध्यम से उन्नति किया जाएगा। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्ग के छात्रों और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान पे जो स्टूडेंट कमज़ोर थे या कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते थे, उन छात्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कराने का प्रावधान किया गया, जिससे डिजिटल दूरी को कम करने में मदद मिलेगी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था।
तो आप लोग को उद्देश्य भी याद होने चाहिए। देखिए यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठाकर आप लोग से पूछेगा, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालक सन 2003 तक स्कूली शिक्षा गारंटी योजना केंद्र ब्रिज कोर्स में जाएंगे। वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी की जाएगी। वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। जीवन उपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। अगला है, देखिए आगे क्या कहा गया है इसमें। वर्ष 2007 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लड़के और लड़कियों और सामाजिक वर्ग के अंतरों को और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक समाप्त करना है। सन 2010 तक के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले की संख्या शून्य करना। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सामाजिक, लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेदभाव समाप्त करना। सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र विकल्प स्कूल बैक टू स्कूल शिविर का उपलब्धता होगी। साक्षरता पुस्तकालय, पोषण, खेलकूद, महिला सबलीकरण जैसे कार्यक्रम के द्वारा जन समुदाय एवं विद्यालय में साझेदारी का विकास करना था। इसका उद्देश्य यही था। जीवन कौशल को बढ़ावा देकर शिक्षा को बच्चे के लिए प्रासंगिक बनाना। देखिए इसको कार्यान्वयन कैसे किया गया। इस अभियान के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार मिलकर स्थानीय सरकारों तथा समुदाय के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन करेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री होंगे। इसी प्रकार राज्यों में भी इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री अध्यक्ष तथा शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। केंद्र व राज्य के मिलकर प्रयास करने से एक सूत्रता लाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी इस योजना में केंद्र भी सहयोग करेगी और राज्य भी सहयोग करेगी, दोनों मिलकर सहयोग करेगी, जिससे इस राज्यों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत थी। आगे देखिए सर्व शिक्षा अभियान के घटक क्या हैं। शिक्षक की नियुक्ति, शिक्षक का प्रशिक्षण कैसा है। प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होनी चाहिए। अध्ययन अध्यापन सामग्रियों का प्रावधान किया जाए। शिक्षक सहायता के लिए ब्लॉक और पंचायत संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाए। कक्षाओं और स्कूल भवनों का निर्माण किया जाए। शिक्षा गारंटी केंद्रों की स्थापना हो। विशेष योजना को समेकित शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा बनाया जाए। देखिए सर्व शिक्षा अभियान की अवधि क्या थी, इसको आप लोग को देखिए इसमें से मेन पॉइंट आप लोग को याद होने चाहिए और इसके बारे में थोड़ा आप लोग समझिए। उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में बिल्कुल आराम से लिख लेंगे। सर्व शिक्षा अभियान 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में लाया गया था। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग यहाँ से और यहाँ तक जरूर याद कर लीजिएगा कि किसके कार्यकाल में आया था, किस सन में आया था। तो ये 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में लाया गया था, जिसका उद्देश्य देश को शिक्षित करना था। देखिए इसके तहत 6 से 14 साल के अशिक्षित बालक बालिकाओं को स्कूल से जोड़कर शिक्षा को महत्व समझाना था, जिससे देश में आने वाले समय में प्रगति कर सके। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की अवधि 10 वर्ष तक निर्धारित की गई थी, परंतु वर्तमान में इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। जब ये बना था तो इसको 10 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन नहीं सुधार हो पाया, तो फिर इसको वर्तमान में इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान से लाभ क्या हुआ। तो देखिए एसएस योजना अपने साथ अनेक फायदे लेकर आई है, जिसके कारण भारत में शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ और आज यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य के करीब है। इस योजना के फायदे निम्नलिखित हैं, यहाँ पे देखिए। इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और इसके लिए उनसे एक भी रुपये चार्ज नहीं किया जाता है। यानी इसमें यही मतलब निर्धारित था कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं बीच में है तो उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाए। जो बच्चे थोड़ा कमजोर फैमिली से हैं उनको स्कूल में बुलाकर उनको शिक्षा प्रदान की जाए। योजना के अंतर्गत फ्री किताब और अन्य पाठ्य सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत न सिर्फ छात्रों को बल्कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और उनको अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भेजकर प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया। सर्व शिक्षा अभियान को मिड-डे मील योजना से जोड़कर स्कूल में ही दोपहर में मुफ्त भोजन दिलाया जाता है। मिड-डे मील योजना से भी आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नीचे उसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस योजना के तहत हर स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए विद्यालय अनुदान से 1000 रुपये दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान को दूरस्थ शिक्षा से जोड़ा गया, जिसके तहत कोई भी बच्चा बिना स्कूल गए घर पर रहकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या था? देखिए यहाँ पे इस अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल तथा बैंक द स्कूल सीवर का उपलब्धता था। वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना, सामाजिक अन्य समानता को संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, जीवन उपयोगी एवं गुणवत्तात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं क्या है तो इसको भी देखिए। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्रशिक्षित उद्देश्य के लिए ऐतिहासिक पहल है। यह कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत देश के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। बालिकाओं पर विशेष जनजाति को, अल्पसंख्यक वर्गों को, अनुसूचित जाति बालिकाओं पर ध्यान देना है। बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देना है। देखिए, विद्यालय छोड़कर जा चुके बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाना। बालिकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और तैयारी कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि जो बालिकाएं मतलब स्कूल छोड़ दी हैं लेकिन अब उनको भी वापस लाने का अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम। बालिका शिक्षा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर विशेष ध्यान। 50% महिलाएं शिक्षकों की नियुक्ति, यानी इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिला। आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख कार्यनीतियाँ। देखिए इसमें है सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य कार्यनीति निम्नलिखित है। पहला, संस्थागत सुधार, निरंतर वित्तीय पोषण, समुदाय स्वामित्व, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास करेगी। देखिए, निरंतर वित्तीय पोषण, इस कार्यक्रम के लिए निरंतर वित्तीय पोषण आवश्यक है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहभागिता अपेक्षित है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया था। समुदाय स्वामित्व, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व पंचायत राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। अगला है शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार, यानी प्रभावशाली विधियों अपनाकर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार पर अध्ययन देने की बात कही गई है। अध्यापकों की भूमिका, यह अभियान अध्यापकों के महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस बात पर बल देता है कि उनकी विकास संबंधित आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। आगे देखिए, गुणवत्ता पर जोर देना, सर्व शिक्षा अभियान पाठ्यक्रम में सुधार लाकर उस बाल केंद्रित विधियों को अपनाकर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को प्रासंगिक व उपयोग बनाने पर जोर देता है। परियोजना पूर्व चरण क्या है? इस अभियान द्वारा संपूर्ण देश में योजनाबद्ध तरीके से परियोजना पूर्व चरण शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वितरण एवं मॉनिटरिंग पद्धति को सुधार कर क्षमता विकास में अनेक चरण चलाए जाएंगे। विशेष समूहों पर ध्यान देना, इस अभियान द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार में विशेष समूहों के बच्चों को शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे अगला है पूर्व पारदर्शिता युक्त समुदाय मॉनिटरिंग, समुदाय के प्रति जवाबदेही, बालिका शिक्षा। देखिए ये सब इसके बारे में था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या है तो देखिए, प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी प्रारंभिक स्तर पर जो बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाएंगे उसके लिए देखते हैं। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह कार्यक्रम राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खंडों में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 3 से 8 तक के कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, ब्रेल पुस्तकों का वितरण, यानी दृष्टिविहीन बालकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप के माध्यम से ब्रेल पुस्तकों का वितरण कराया जाएगा। ये ब्रेल पुस्तक है क्या तो देखिए, ये जो बच्चे को दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। ये इसमें 6 पॉइंट्स होता है, वो उभरा हुआ होता है, उस पर वे टच करके कोई भी शब्द को पढ़ते हैं। और ये एक ब्रेल नाम के ही वैज्ञानिक थे, उन्होंने
जब वो छोटे थे तो उनके आँख में कुछ औजार से चोट लग जाने के कारण वे दृष्टिविहीन हो गए थे, तो उन्होंने ही ये ब्रेल लिपि की खोज की। तो यही कहा गया है कि ब्रेल पुस्तकों का वितरण करना होगा। अगला देखिए, लिंगुआ लैब भाषा प्रयोगशाला। राज्य में शिक्षकों में अंग्रेजी भाषा के प्रति लगाव और उनके अंग्रेजी के उच्चारण को सही करने के उद्देश्य से राज्य के 30 जिलों में लैंग्वेज लैब स्थापित किए गए हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वर्ष 2002 से 2004 से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकास खंडों में 1ली से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं हेतु निःशुल्क आवास, भोजन एवं शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, इसमें देखिए बालिकाओं के लिए आवास भी होगा, भोजन और शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। आगे देखिए, लहर कार्यक्रम 6 से 14 वर्ग के बच्चों के नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कक्षा 1 से 2 के लिए राज्य के 1583 विद्यालयों में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अंदर इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ग के बालक बालिकाओं एवं शिक्षा छोड़ चुके बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था की जाती है। अगला देखिए, कल्प क्या है इसमें। वर्ष 2001 से 2005 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। लोक जेम्बूस परियोजना क्या है? जून 1952 में राजस्थान में स्वीडन की सहयोग से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रारंभ की गई यह योजना बाद में इंग्लैंड के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से चली जिसकी अवधि 30 जून 2004 को समाप्त हो गई। अब इस परियोजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में कर दिया गया है। यानी जो ये योजना थी इसको सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया। एसएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद देखिए आप लोग, और यहाँ से आप लोग का अभी एक समाप्त होगा ये टॉपिक। एसएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथा नीचे दी गई सूची में उल्लेखित है। देखिए, एसएस को सभी के लिए शिक्षा आंदोलन कहा जाता है। एसएस कार्यक्रम के अग्रदूत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में इस पहल को लागू कर रही है। एसएस की प्रारंभिक उद्देश्य 2010 तक अपने उद्देश्यों को पूरा करना था, हालांकि समय सीमा बढ़ा दी गई है। एसएस का लक्ष्य है 1.1 मिलियन बस्तियों में लगभग 193 मिलियन बच्चों को शैक्षिक और संरचनात्मक प्रदान करना। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम ने एसएसए को कानूनी समर्थन प्रदान किया जब इसने 6 से 14 वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा मुक्त और अनिवार्य कर दी। अगला देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में लाना है। 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह उल्लेख किया गया था कि 2015 में स्कूली उम्र 6 से 8 वर्ष के बीच के अनुमानित 6.2 करोड़ बच्चों को स्कूल से बाहर थे। यानी इतने बच्चे स्कूल से बाहर थे। पढ़े भारत बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक उपकार्यक्रम है। सगुन नाम से एक सरकारी पोर्टल है जिसे एसएस कार्यक्रम की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से इसे विकसित किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को याद होने चाहिए। याद क्या करना है, आप लोग 2 से 3 बार इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो आप इतना इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, आप लोग को ऑटोमेटिक आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। और जब एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिड डे मील योजना क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसका गुण क्या था, दोष क्या था। किसी भी चीज़ का कुछ गुण होगा तो कुछ दोष भी होगा। तो हम लोग देखते हैं कि मिड डे मील योजना क्या थी। मिड डे मील योजना ये थी कि इसके अंतर्गत इसका ये उद्देश्य था, समझिए कि इसको प्राथमिक कक्षा में बच्चे आएंगे उसमें वृद्धि होगा। इसमें अगर जो बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है तो अच्छे पोषण मिलेगा, इससे बच्चे पढ़ाई से जुड़ेंगे। तो इसमें इसका यही सबूत होता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा। बच्चा किसी भी धर्म जाति का हो, सब मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ खाएंगे पिएंगे तो उनमें समानता बढ़ेगी। वो लोग ना तो भेदभाव को दूर हटाएंगे, एक साथ रहेंगे। तो मिड डे मील का योजना था
जैसा कि बच्चे को शिक्षा से जोड़ना, बच्चे को अगर पौष्टिक आहार नहीं मिला तो उसको पौष्टिक आहार देना। तो देखिए, मिड डे मील योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यानी इसमें मिड डे मील का प्रमुख यही है, उद्देश्य यही है कि बच्चों को पौष्टिक आहार देना, बच्चे को शिक्षा से जोड़ना। तो इसमें आप लोग को रटने की क्या बात है, जब अगर मिड मील योजना आपसे आप लोग के सामने क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग के मन में ये, आप लोग के सामने ये होनी चाहिए कि हम लोग को बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है, बच्चे को पौष्टिक आहार देना है। तो आप इसको जोड़कर अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए, निःशुल्क प्रदान करना था। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार 75 संबंधित 25 के अनुपात में व्यय करती है। सरकार भोजन के लिए खाद्य सामग्री, गेहूं, चावल व अन्य पदार्थ उपलब्ध कराती है और भोजन कराने के लिए 25 बालकों पर एक रसोइया तथा एक सहायक, 25 से अधिक बालकों पर दो रसोइयों तथा 2 सहायक की व्यवस्था है जो भोजन पकाने का कार्य करते हैं। तो देखिए, मिड डे मील से आप लोग से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इसलिए आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। और ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा और वहाँ से इसको लेकर आप लोग पेपर से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार, जिससे कि आप लोग को ऑटोमेटिक आप लोग के माइंड में ये सेट हो जाए। तो देखिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हेतु भारत के स्वतंत्र उपरांत ही बहुत सी नीतियां बनाई गई। चूँकि हमारा उद्देश्य निश्चित आय वर्ग के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य के लक्ष्य को पाना था। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा उन्नयन के लिए सुझाव देने के संबंध में 1957 में सरकार ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया। इस परिषद ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के संबंध में ठोस सुझाव दिए, जिससे प्राथमिक शिक्षा का प्रसार में तेजी आई। 1966 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष पेश किया। देखिए, इस आयोग ने बिना किसी भेदभाव के हर धर्म, जाति व लिंग के छात्रों के लिए शिक्षक अवसरों को समानता पर बल दी। देखिए, समानता का मतलब कि अगर बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसका लिंग कुछ भी हो, लड़का लड़की या कुछ भी हो, तो अगर लड़का लड़की में भेदभाव न करना, तो इसका यही उद्देश्य था कि जाति, धर्म, लिंग से कोई भेदभाव न हो, बच्चे में समानता बढ़े। देखिए, इस आयोग के सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 घोषित हुई। इसमें भी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने के संबंध में ठोस नीतियां दी गई। उसके बाद कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। इस शिक्षा नीति में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए 1986 में सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया और प्राथमिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं मिलना शुरू हो गई। 1990 में विश्व कॉन्फ्रेंस में सबके लिए शिक्षा की घोषणा की गई, जिससे सभी देशों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। 1994 में सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। 15 अगस्त 1995 को सरकार ने छात्रों को स्कूलों की तरफ आकर्षित करने तथा उन्हें रोके रखने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की, जिसे पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है। मिड डे मील का उद्देश्य क्या था? देखिए, हर पॉइंट से आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं वही टॉपिक आप लोगों को करा रही हूँ जहाँ से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्योंकि आप लोग को अब ज़्यादा फालतू के चीज़ पढ़ने की टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि एग्ज़ाम तक आप लोग के सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और आप लोग इसको याद करिएगा। आप लोग इसका टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के बनेंगे ही बनेंगे फिक्स है। मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लोग को भी दिया हुआ है, चैनल पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ से कितने कितने क्वेश्चन बने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्कूल में को प्रवेश संख्या में वृद्धि करना। देखिए, यहीं पे है, इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक स्कूल में छात्रों के प्रवेश संख्या में वृद्धि करना। जब हम मिड डे मील योजना का आया, जब बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा, उनको खाने के लिए मिलेगा, तो जब छोटे बच्चे होंगे तो जब प्राथमिक स्कूल में आएंगे तो उनको संख्या में वृद्धि होगी। प्राथमिक स्तर पर अपव्यय को रोककर बालकों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना, यानी छोटे बच्चे रहेंगे, जब उनको भोजन मिलेगा तो उसके सहारे वो लोग रुके रहेंगे। छात्रों में
नियमित उपस्थिति में वृद्धि करना, छात्रों में पौष्टिक भोजन द्वारा स्वास्थ्य लाभ देना। आगे देखिए, बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन कराने, भ्रांतत्व को भाव उत्पन्न करना, जाति भेद खत्म करना, ये सब इसका मिड डे मील का उद्देश्य था। अब इसके क्षेत्र को देखते हैं। प्रारंभ में यह योजना केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों में लागू की गई। जब इसका स्टार्ट हुआ तो ये केवल प्रारंभ में यह योजना केवल सरकारी प्राथमिक स्कूल में लागू था, लेकिन 1997 से 98 तक इसे देश के सभी प्रांतों के स्कूल में लागू किया जा चुका था। 2002 में इस योजना में मुस्लिमों द्वारा चलाए जा रहे मदरसों को भी शामिल कर लिया गया। 2007 में उच्च प्राथमिक स्कूल को भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। वर्तमान में कुछ सरकारी आर्थिक सहायता मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को इस योजना में भी शामिल हुआ। आगे देखिए, शामिल कर लिया गया है। 2014 से 15 में यह योजना लगभग 11.5 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में चल रही थी। इससे 10.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। मिड डे मील की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, आप लोग से आवश्यकता पूछेगा, उद्देश्य पूछेगा, अर्थ पूछेगा, तो इसके बारे में जब आप लोग पढ़े रहेंगे तभी आप इसको जवाब दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और देखिए, यहाँ से ये कंसेप्ट आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आगे किसी भी टीचिंग की एग्ज़ाम हो वहाँ पे आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। इस PDF को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्तमान में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा के स्तर को सुधारने के लिए खाद्य आधारित सुरक्षा तंत्र का सशक्त करने में सहयोग करता है। भारत में इसके सहयोग में मिड डे मील कार्यक्रम चलाया, जिसकी आवश्यकता को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग को हेडिंग तो याद होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अब हेडिंग थोड़ी रट पाएंगे। हेडिंग तो समझेंगे, लेकिन जब आप हेडिंग आप लोग को याद रहेगी तो उस हेडिंग के बारे में आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग सारी हेडिंग्स याद करके जाइएगा, एक भी हेडिंग्स मत छोड़िएगा और अपने कॉपी में सारी हेडिंग्स को मेंशन करते हुए चलिएगा, जिससे कि चेक करने वाले जो एग्जामिनर हो वो आप लोग के कॉपी देखें तो उनको अच्छा लगे और उनको समझ भी आ जाएगा कि हाँ, ये बच्चा पढ़ा हुआ है, तभी इतने सुंदर से कॉपी लिखा है, सारी हेडिंग को मेंशन किया है। तो आप लोग इस हेडिंग्स को याद करते हुए चलिएगा। फोर्टिफिकेशन यह एक प्रयास और प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ा जाता है। चावल और गेहूं जैसे स्टेपल को कार्टिफाई लोहे और विटामिन ए के साथ सफलतापूर्वक सफल हुआ है। पकाए हुए भोजन को भी प्री मिक्स सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ मजबूत किया जा सकता है। एक उचित लागत मूल्य पर सूक्ष्म पोषक तत्वों को स्थिति में सुधार किया जा सकता है। WFP सरकार के साथ मिलकर एक जिले में MDM चावल में लोहे तत्वों का चालन किया। एक साल के भीतर इनेमिया के मामलों में 5% की गिरावट आ गई। आगे देखिए, एकीकृत सुरक्षा तथा स्वच्छ आदतें। MDM में सुरक्षित और स्वच्छ आदतों को एकीकृत करना सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के द्वारा तैयारी एवं उपयोग के समय निर्धारित किया जा सकता है। पाक और भंडारण सुविधाओं में स्वच्छता होनी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हाथ धोने के साथ वस्तुओं को साफ करने के लिए सतत जल आपूर्ति एप्रेन के साथ उपयुक्त किट, रसोई के लिए दस्ताने और कैप, सुरक्षित खाद्य अपशिष्ट निपटाने की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यालय में शौचालय बनाने के लिए सरकार की ओर से पहल की आवश्यकता है। देखिए, विद्यालय प्रबंध में सुधार कैसे हुआ था, किया जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। विद्यालय प्रबंधन में रसोई कर्मचारी तथा छात्र स्वयं योजना में आवश्यक सहयोग के लिए प्रबंध करता है। रसोई में कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य को नियमित जांच होना आवश्यक है तथा उन्हें अच्छी स्वास्थ्य आदतों को अपनाना चाहिए, जैसे कि खाना बनाने से पहले हाथ धोना आदि। स्वच्छ हाथ, स्वच्छ बर्तन, स्वच्छ खाना पकाना तथा स्वच्छ रसोई 3 महत्वपूर्ण संदेश है जो विद्यालय प्रबंधन में सम्मिलित होने चाहिए। पोषण को सफलतापूर्वक सुधारने के लिए खाद्य स्वास्थ्य स्वच्छ पेय जल के साथ किया जा सकता है। MDM भारत के पोषण संबंधित आवश्यकताओं के लिए सहयोग करते हैं, लेकिन इनमें स्वच्छता और पोषण संबंधित मूल्यों के बारे में कुछ खामियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। आगे देखिए, इसमें क्या कहा गया। मध्याह्न भोजन योजना के लाभ एवं महत्व क्या है, यानी मिड डे मील की योजना के लाभ क्या है और महत्व क्या है।
तो देखिए मध्याह्न भोजन बढ़ती उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। यह छात्रों में अच्छी आदत बढ़ाता है। यह संतुलित भोजन उपलब्ध करवाता है। यह कुपोषण से होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह बच्चों में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करता है, यानी इसमें जब बच्चों को स्वस्थ भोजन दिया जाएगा, बच्चे के अनुसार स्वस्थ भोजन दिया जाएगा, उसको पौष्टिक आहार मिलेगा, तो बच्चे के अंदर ये सारे विकास होते रहेंगे। यह बच्चों में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करता है। यह घर तथा विद्यालय के बीच एक मजबूत बंधन को बनाता है। आगे देखिए, यह बच्चे में सामाजिक भावनाओं लाता है। यह विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति को सुधारता है। देखिए मिड डे मील योजना का कार्य प्रणाली क्या है। इस योजना को राज्य सरकार की सर्व शिक्षा अभियान समितियों के द्वारा संचालित कराया जाता है। ये समितियां अपने अपने क्षेत्र में इस योजना का संचालन तथा निगरानी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में ही भोजन तैयार कराया जाता है। देखिए आगे क्या कहा गया इसमें, शहरी क्षेत्रों में ठेकेदारों के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी दावे के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज दाल सब्जी दिए जा रहे हैं और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के प्रत्येक छात्रों को प्रतिदिन 150 ग्राम अनाज दाल सब्जी दिए जा रहे हैं। शैक्षिक परिणामों पर मध्याह्न भोजन का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो देखिए भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील स्कीम MDM का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य, तो देखिए आप लोग को ये सन याद होना चाहिए कि मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ था, इसको प्रारंभ करने में कितनी कोशिशें करनी पड़ी, इसका उद्देश्य क्या था, इससे लाभ क्या हुआ, इसकी हानि क्या है, तो उसके बारे में भी आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसका उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पोषण में सुधार करना है। यह विद्यालय उपस्थित और स्कूल में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी डिजाइन किया गया। MDM का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में लौह और फॉलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी प्रदान कराना है। किसी भी कार्यक्रम के प्रभाव को आकलन करने के लिए एक पूर्व और पोस्ट आदर्श डिजाइन होता है जो नियंत्रण समूह के साथ हस्तक्षेप करता है। चूंकि इस कार्यक्रम में आधारभूत जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए 30 स्कूलों को एक सेट नियंत्रण समूह के रूप में MDM कार्यक्रम के बिना तुलनीय सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए प्रयोग किया गया था। दोनों स्कूलों के सेट उसी भौगोलिक क्षेत्र के थे जो अनिवार्य रूप से समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के थे। प्रत्येक विद्यालय में नैदानिक परीक्षा और शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 5 लड़के तथा 5 लड़कियों को चयन प्रत्येक विद्यालय से किया गया। यदि किसी कक्षा में लड़कों या लड़कियों की संख्या 10 से कम थी तो सभी उपस्थित छात्रों को चयन में सम्मिलित किया गया। इन चयनित विद्यालयों में निम्नलिखित का आकलन किया गया। आगे देखिए, विद्यालय नामांकन प्रत्येक गांव में 6 से 11 साल के बच्चों की कुल संख्या या विद्यालय में दाखिला प्रतिशत उपस्थिति। बच्चों ने पिछले वर्ष 80% कार्य दिवसों में उपस्थित हुए हैं। एक ही रोल नंबर प्रतिशत को देखिए, ये सब आप लोग को पढ़ना होगा। रखने वाले छात्रों की संख्या पिछले तथा विद्यालय छोड़ने की दर 5 वर्षों में छात्रों की संख्या में कमी या गिरावट कितनी आई थी। मानवीय मिति के बच्चों के उप नमूने तथा नैदानिक परीक्षा, लंबाई व वजन द्वारा बच्चों का पोषण संबंधित स्थिति क्या थी। पिछले साल वार्षिक परीक्षा में बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शैक्षिक प्रदर्शन, पोषक तत्व तथा उनमें उपयोग के परिणाम। देखिए ये लास्ट पॉइंट है आप लोग का। प्रत्येक कक्षा 1 से 5 या 6 से 11 वर्ष के 10 छात्रों जिसमें एक लड़का और एक लड़की अनिवार्य को MDM के अंतर्गत अवलोकित किया गया। जब वे सप्लीमेंट का उपभोग कर रहे थे तो भोजन की जितनी मात्रा प्राप्त हुई उसे परोसने के समय मापा गया। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन जिस अनुपात में राशन निकाला गया, किस प्रकार भोजन बनाया गया तथा उसके भंडार को बारीकों से अवलोकन किया गया, यानी बारीकी से अवलोकन किया गया था। प्रति छात्र पोषक भोजन से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रोटीन की गणना भी की गई थी। देखिए कितने इसमें संशोधन हुए हैं, किस तरह से इसको नापा तौला गया है। देखिए पोषण
संबंधित स्थिति का मूल्यांकन एमडीएम स्कूल में 1361 बच्चों और गैर एमडीएम स्कूलों में 1333 बच्चों पर किया गया था। ये वे बच्चे थे जिन्हें मानवोन्मुखी एवं नैदानिक परीक्षा के लिए चयनित किया गया था। इस प्रकार मिड डे मील कार्यक्रम की प्रभावशीलता को निम्नलिखित प्रकार से समझा सकते हैं। नामांकन स्थिति देखिए, उपस्थिति देखिए, प्रतिधारण देखिए, ड्रॉप आउट देखिए, शैक्षिक प्रदर्शन क्या थी, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए मध्य भोजन योजना का गुण क्या है, तो देखिए इस योजना के लागू करने के बाद से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व मुस्लिमों छात्रों को नामांकन बढ़ा है। इस योजना के बाद से ही बच्चों में स्कूल छोड़ जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई, अर्थात अपव्यय की समस्या का समाधान हुआ। इस योजना के कारण गरीब परिवार के बच्चों जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता था उन्हें पौष्टिक आहार मिलने लगा है, जिससे उनका पोषण हुआ। छात्रों के एक साथ बैठकर खाने में जातिगत भेदभाव में कमी आई। ये सब मिड मील योजना का उद्देश्य था। इस योजना को शिक्षा सत्र 2014-15 तक देश के 11.5 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जा चुका है और इसमें 10.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये आप लोग के आज का पॉइंट था। देखिए इसके दोष भी देखिए, किसी का गुण अच्छा है तो उसके अंदर दोष भी छिपा होगा। तो देखिए इसका दोष क्या है, सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए उचित ढंग से कदम नहीं उठाया गया। जो धनराशि सरकार से इस योजना के लिए स्कूलों को प्रदान की जा रही उसकी सही प्रयोग नहीं किया जा रहा है। विद्यालय में अध्यापकों पर भोजन को देख रेख की जिम्मेदारी होने के कारण उनका शिक्षा के विषय में भ्रमित हो जाना है। आगे देखिए, इस योजना के प्रति स्कूल गंभीर नहीं है, जिससे यह योजना ठीक प्रकार से चल नहीं पा रही है। भोजन सामग्री में आवश्यक पोषक तत्व आला भोजन न होना, समय पर विद्यालय में भोजन सामग्री को न पहुंचना, कोई भी योजना छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का इजाज़त नहीं देती है। इस योजना के प्रति गंभीरता न होने से यह बालक के लिए लाभ से ज़्यादा कष्टदायी सिद्ध हो रही हैं। देखिए इस योजना में अच्छाइयाँ तो है परंतु साथ में कुछ बुराइयाँ भी है। इस योजना को लागू हुए बहुत समय हो गया है परंतु इससे जो लाभ होने चाहिए थे उनका प्रतिशत कम है। यदि इस योजना से जुड़े व्यक्ति अपना कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करे तो यह योजना बहुत लाभ वाली होगी। तो ये सब आप लोग का ये पॉइंट था। मिड डे मील क्या था, सर्व शिक्षा अभियान क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुके होंगे और आप लोग इसको जरूर पढ़ के ही आप लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए जिनसे उन स्टूडेंटों को भी हेल्प मिले। और देखिए आप लोग के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप लोग अपनी पढ़ाई में जुड़ जाइए। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।